हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की यूनिट 9 जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और ये एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 14 है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे 3 कैटेगरीज में, मेटल्स जिनको कंडक्टर्स भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बारे में हम शुरू से छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। मेटल्स या कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होती है। इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की कैटेगरी में होती है, यानी कि उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से कम होती है और इंसुलेटर्स से ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, इनकी वैल्यूज़ के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं या रेसिस्टिविटी जो कि इसकी रेसिप्रोकल होती है और रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके बेसिस पे, इनकी वैल्यूज़ के बेसिस पे हम सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ग्रुप है मेटल। इनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, हाईली कंडक्टिव होते हैं। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली फ्लो होती है। इनकी जो रेसिस्टिविटी है उसकी वैल्यू 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर होती है। और कंडक्टिविटी दैट इज 10⁻2 to 10⁻8 साइमन मीटर इनवर्स, या हम इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर्स की। इनकी रेसिस्टिविटी, दे हैव अ हाई रेसिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी, जस्ट मेटल्स के ऑपोजिट है ये। रेसिस्टिविटी हाई होती है, कितनी होती है 10⁻11 to 10⁻19 ओम मीटर। एंड कंडक्टिविटी दैट इज वेरी लो, इट मीन्स 10⁻11 to 10⁻19 साइमन मीटर इनवर्स। जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज सेमीकंडक्टर्स एंड दे हैव रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी जो रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी होती है वो मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में कुछ वैल्यू होती है। जैसे कि रेसिस्टिविटी इनकी होती है 10⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर, और कंडक्टिविटी 10⁻5 से लेके 10⁻6 साइमन मीटर इनवर्स, जो कि इन वैल्यूज की मेटल और इंसुलेटर्स के बीच की वैल्यू है, इंटरमीडिएट है, उनके बीच में कोई वैल्यू होती है। तो अब हम इनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। और इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? जो प्रीवियस यूनिट पढ़ी थी हमने एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसमें हमने एटम के 2 मॉडल्स पढ़े थे, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। और बोर मॉडल की हेल्प से हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी, एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव की थी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्या थी वो एक्सप्रेशन? दैट En इज इक्वल टू -me4/8 n² ε0² h²। इसमें n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो उसकी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। और हाइड्रोजन के लिए अगर हम निकालते हैं वी गेट En इज इक्वल टू, अगर हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख दें इनकी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम डिफरेंट लेवल्स के लिए एनर्जी निकाल सकते हैं और इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव की थी इसमें हमने मेन 2 कंसेप्ट यूज किए थे। पहला कंसेप्ट हमने यूज किया था जो बोर्स मॉडल का सेकेंड पोस्टुलेट है, क्वांटाइजेशन कंडीशन, कि वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है L दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो
एक कंडीशन तो हमने ये यूज़ की थी, और दूसरी क्या यूज़ करा था हमने कंसेप्ट कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है Ze, Z एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है -e। तो इस सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आता है, दैट इज इक्वल टू द कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर एक ही फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हम और किसी फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो जहाँ तक आइसोलेटेड एटम की बात है, या जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात है, तो उनके लिए तो ये ठीक है आइसोलेटेड के लिए। लेकिन जब सॉलिड्स बनते हैं और बहुत सारे एटम्स मिलके बनते हैं, बहुत सारे एटम्स क्लोज आते हैं, तब क्या होता है, व्हेन द एटम्स कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड, they are close to each other, so the outer orbits of electrons from neighboring atoms would come very close and can also overlap। जब बहुत सारे एटम्स पास पास आएंगे तो उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं वो बहुत पास आएंगे, ओवरलैप भी कर सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन आइसोलेटेड एटम। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो नेबरिंग एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके कारण भी लग रहा है। तो इसका ये जो एनर्जी लेवल है, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। और क्रिस्टल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज़ ए यूनिक पोजिशन। हर एक की पोजिशन अपनी यूनिक है, और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं है जिनके की सेम पोजीशन है, या ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिनके की सराउंडिंग चार्जेस जो हैं वो सेम है। हर एक के सराउंडिंग चार्जेस अलग अलग होंगे हैं। तो इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो अलग होगा। हालांकि बहुत डिफरेंस नहीं होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉलिड में डिफरेंट एटम्स के, उन सब के एनर्जी लेवल सेम ना होके थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा उनमें। एंड दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स का कम्बिनेशन है, क्लोजली पैक्ड लेवल्स, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। अब एक एनर्जी ना होके बहुत सारे क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो पहली चीज तो ये समझ में आती है कि एनर्जी बैंड क्या होता है, कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन, दे आर नोन एज एनर्जी बैंड्स। देन एनर्जी बैंड्स भी दो तरह के होते हैं। द एनर्जी बैंड which includes the energy levels of valence electrons is called the valence band। जो outer most orbit में valence electrons हैं, उनके जो energy levels हैं, उनका जो combination है, that is known as valence band, क्योंकि उसमें सारे valence electrons होते हैं। And the band above the valence band is called conduction band। वैलेंस बैंड के अबाव भी एक एनर्जी लेवल का बैंड होता है जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। एंड विद नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिसाइड इन द वैलेंस बैंड। अगर हम किसी तरह से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो वैलेंस बैंड में ही होंगे, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये जो दो बैंड्स बनते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग हम सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कैसे करेंगे? जो पहली कैटेगरी है कंडक्टर्स, इफ द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड happens to be lower than the highest level of the valence band। क्या मतलब है इसका? ये कंडक्शन बैंड, इसका जो लोएस्ट लेवल है दैट इज लोअर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड। ये तो कंडक्शन बैंड है,
और वैलेंस बैंड कैसा है, यहाँ से यहाँ तक का, दिस वन इज वैलेंस बैंड। इसका मतलब दोनों बैंड्स में ओवरलैपिंग हो रही है। देन the electrons from the valence band can easily move to the conduction band. नॉर्मली तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स वो कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर सकते हैं। द सब्सटेंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द केस विद मेटेलिक कंडक्टर्स। दोनों बैंड्स जो है वो ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो इजीली होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। दूसरा जो कैटेगरी है, इफ देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, दोनों बैंड्स के बीच में इनफ गैप है सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड रिमेन बाउंड एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एंड दिस मेक्स द मटेरियल एंड इंसुलेटर। अगर दोनों बैंड्स के बीच में एनर्जी गैप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो सब्सटेंस कैसा होगा, इंसुलेटर होगा, उसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होगा। फिर आती है तीसरी कैटेगरी, if some of the electrons from the valence band may gain external energy to cross the gap between the conduction band and the valence band, यानी कि दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा गैप है, छोटा गैप है, तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे भी थर्मल एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की इतनी गेन कर लेंगे वो कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएं। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल मूव इनटू द कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड। तो जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे तो हमें कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे दे विल क्रिएट ए वैकेंट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वैलेंस बैंड में वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंट एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा और दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं। तो इस तरह से दिस प्रोसेस क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एज वेल एज वैकेंसीज इन द वैलेंस बैंड। इनमें जो कंडक्शन होगा वो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं उनसे भी होगा, साथ ही जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी बन गई है, वैकेंट एनर्जी लेवल्स बन गए हैं, वैकेंसीज बन गई हैं, उनमें आसपास के इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो भी एक तरह से कंडक्शन का काम करेंगे। दिस इज द केस विद सेमी कंडक्टर्स। और ये केस किस में होता है, सेमी कंडक्टर्स में, जहाँ पे कि दोनों बैंड्स में बैंड गैप बहुत कम होता है, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेनिंग n एटम्स। सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स। सिलिकॉन के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है दैट इज थर्ड ऑर्बिट, जर्मेनियम के लिए इट इज फोर्थ ऑर्बिट। जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर है 14, तो कन्फिग्रेशन कैसे होगी 2, 8 एंड 4। जर्मेनियम है उसका एटॉमिक नंबर है 32, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 18 एंड 4। इसका मतलब सिलिकॉन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो थर्ड ऑर्बिट है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जर्मेनियम में फोर्थ ऑर्बिट है और उसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन s शेल में होंगे और 2 p में होंगे। इसके लिए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम लिखेंगे 3s2 3p2। इसके लिए लिखेंगे 4s2 एंड 4p2, यानी कि दोनों ही केसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स s लेवल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो p लेवल में है। और क्योंकि n एटम्स हैं तो टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4n। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n एटम्स हैं तो 4n इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है s और ये p, जिसके लिए L0 है और इसके लिए L1 है। तो 4n में से 2n इलेक्ट्रॉन्स तो s में होंगे और 2n इलेक्ट्रॉन्स जो है वो p शेल में होंगे। The maximum possible number of electrons in the outermost orbit is 8। अब जो भी outermost orbit होता है
उसको सैचुरेट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, या उसमें मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसमें कि 2 p में, 2 s में और 6 जो है वो p में। 2 इलेक्ट्रॉन्स s लेवल में और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो p लेवल में आ सकते हैं। So for the 4n valence electrons there are 8n available states। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए कितनी स्टेट्स अवेलेबल है? 2 स्टेट्स तो s में है और 6 स्टेट्स जो है वो p में है, तो 8 स्टेट्स अवेलेबल है। तो अब n एटम्स की बात करें तो 4n इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास 8n एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं। These 8n discrete energy levels can either form a continuous band or they may be grouped in different bands depending upon the distance between the atoms in the crystals। अब ये जो लेवल्स बन रहे हैं कितने, 6n लेवल्स यहाँ बने हैं और 2n लेवल्स यहाँ पर बनी हैं। लेवल्स क्यों बनेंगे? जब एटम्स क्लोज होंगे, जब दूर होंगे तब तो ये एक लेवल होगा और ये दूसरा लेवल होगा, लेकिन जैसे जैसे एटम की स्पेसिंग कम होती जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन से भी इंटरेक्ट करेंगे, जिससे कि ये लेवल्स जो है स्प्लिट अप हो जाएंगे, बहुत क्लोजली पैक्ड जो है लेवल्स बन जाएंगे, जिनको हम बैंड्स कहते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो जो है पूरे कंबाइंड हैं या दोनों दो बैंड्स बन जाते हैं, उनमें कोई सेपरेशन है। ये डिपेंड करता है एटम की स्पेसिंग के ऊपर कि कितनी स्पेसिंग पर ये सारे लेवल्स जो है कंटिन्यूअस होंगे या ये दो बैंड्स में स्प्लिट अप हो जाएंगे। At the distance between the atoms in the crystal lattice of silicon and germanium, the energy bands of these 8n states is split apart into two, which is separated by an energy gap Eg। जो हम सिलिकन और जर्मेनियम का केस देख रहे हैं उनमें जो एक्चुअल स्पेसिंग है एटम्स की वो इतनी होती है, और एक्चुअल स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो ये सारे एनर्जी लेवल्स दो लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिनके बीच में एक गैप होता है। ये जो है एक लेवल बन गया, एक एनर्जी बैंड, और ये ऊपर का एक दूसरा एनर्जी बैंड बन जाता है। The lower band, which is completely occupied by 4n valence electrons at temperature of absolute zero, is called valence band। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो 4n इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, 2n यहाँ थे और 2n यहाँ थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले बैंड में होते हैं, जिसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। The other band consisting of 4n energy states called the conduction band is completely empty at absolute zero। और absolute zero टेम्परेचर पे ये जो 4n states हमारे रह गई हैं, जिनसे कि दूसरा बैंड बनता है, कंडक्शन बैंड कहते हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो एक्चुअल स्पेसिंग पर सेमीकंडक्टर्स में यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में दो सेपरेट बैंड्स बन जाते हैं, जिनके बीच में एक एनर्जी गैप होता है। और अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी होता है। The lowest energy level in the conduction band is represented by Ec and the highest energy level in the valence band is represented by Ev। ये जो conduction band है इसका lowest level that is represented as Ec, और ये जो valence band है इसका जो highest level है इसको हम Ev से represent करते हैं। Above Ec and below Ev, there are large number of closely packed energy levels as shown in the figure. And the gap between the top of the valence band and the bottom of the conduction band, यानी कि Ec और Ev के बीच में जो energy gap होता है, that is known as energy band gap, जिसको हम Eg से represent करते हैं। This may be large, small or zero depending upon the material। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि ये दोनों बैंड्स के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो जीरो है या बहुत छोटा है या बहुत ज़्यादा है। तो पहला केस है कंडक्टर्स का। We can have a metal or conductor
either when the conduction band is partially filled and valence band is partially empty, यानी कि वैलेंस बैंड थोड़ा सा empty है और कंडक्शन बैंड filled है, इसका मतलब वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए हैं, या when the conduction and valence band overlap each other, या दोनों बैंड्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव टू द conduction band, and this makes a large number of electrons available for electrical conduction, and therefore the resistance of such materials is low or the conductivity is very high। तो एनर्जी बैंड डायग्राम जो है कंडक्टर्स का, जिनमें कि दोनों बैंड्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं। सेकेंड केस, इंसुलेटर्स। इन दिस केस ए लार्ज बैंड गैप एग्जिस्ट। इसका मतलब जो दोनों बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है that is greater than 3 electron volt, and in this case there are no electrons in the conduction band and therefore no electrical conduction is possible. The energy gap is so large that electrons cannot be excited from the valence band to the conduction band by thermal excitation, and this is the case of insulators, जिनमें कि दोनों बैंड्स का जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, और इतना गैप होने की वजह से जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी एनर्जी एक्वायर नहीं कर पाते कि कंडक्शन बैंड तक पहुंच सके, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। थर्ड केस है सेमीकंडक्टर्स का। इन दिस केस ए फाइनाइट बट ए स्मॉल बैंड गैप एग्जिस्ट। दोनों जो बैंड्स हैं, एनर्जी बैंड्स, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दोनों में गैप है लेकिन गैप कम है, इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल बैंड गैप एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन एक्वायर इनफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी गैप एंड एंटर द कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे उनकी इतनी थर्मल एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। These electrons, though small in number, can move in the conduction band, and hence the resistance of semiconductor is not as high as that of insulators, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो इंसुलेटर्स जितना हाई नहीं होता, उनसे थोड़ा सा कम होता है, या हम कह सकते हैं इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स से ज़्यादा होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये कोई नई टर्म नहीं है, जो हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है अभी। जो सेमीकंडक्टर्स अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं, दे आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिनमें कि कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है। और सेमीकंडक्टर्स के जो मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल हैं दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिनमें कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें हर एक एटम जो है इट शेयर्स वन ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द 4 नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स एंड ऑल्सो टेक शेयर्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच सच नेबर। अपने 4 नेबर से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन उनके साथ में शेयर करता है। या हम कहते हैं ये जो बॉन्ड्स बनते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाते हैं, दे आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स या वैलेंस बॉन्ड। जैसे ये एटम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से जितने भी नेबरिंग एटम्स है सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को स्टेबलाइज करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने चारों नेबर्स के साथ में, एक इस नेबर के साथ में, एक इसके 4 नेबर्स के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो क्या होगा, हर एक के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं, ये जो शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स। और ये जो शेयर्ड पेयर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स को बिलोंग करते हैं जिनके बीच में शेयरिंग होती है, और उनको होल्ड करते हैं, दे होल्ड देम स्ट्रांगली। तो ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं, 2 डायमेंशनल पिक्चर देख रहे हैं, और ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट हैं, कोई भी बॉन्ड ब्रोकन नहीं है, this is at low temperature at absolute zero, it means at
0 केल्विन। एब्सोल्यूट 0 पे सारे बॉन्ड्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, कोई भी ब्रोकन नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड में ही होते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है अबाउट द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, then more thermal energy becomes available to these electrons and some of these electrons may break away। तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को जब थर्मल एनर्जी मिलेगी तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्री हो सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकअप होंगे। इट मीन्स वी विल गेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटिंग टू कंडक्शन। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो वैलेंस बैंड में थे, और जब इनको थर्मल एनर्जी मिलती है तो वो बैंड गैप जो होता है, एनर्जी बैंड गैप, उसको ओवरकम करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। एंड दिस थर्मल एनर्जी इफेक्टिवली आयनाइजेस ओनली ए फ्यू एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिएट्स ए वैकेंसी इन द बॉन्ड। वैकेंसी क्या होती है, जैसे ये हमने पिक्चर देखी थी क्रिस्टल लैटिस की, सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट थे एट एब्सोल्यूट 0, लेकिन जब थर्मल एनर्जी मिलती है तो मान लीजिए ये बॉन्ड जो है ये ब्रेकअप हो जाता है साइड 1 पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे ये फ्री हो गया, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो यहाँ पे क्या बन गया है, एक वैकेंसी बन गई है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बन गई है। The neighborhood from which the free electron has come out leaves a vacancy with an effective charge plus q। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस q था तो इस पर चार्ज कितना होगा, प्लस q। ये जो वैकेंसी बन गई है यहाँ पर चार्ज प्लस q होगा, या हम कह सकते हैं द वैकेंसी विद इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड ए होल। दिस इज नोन एज होल। होल बिहेव्स एज ए apparent free particle विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। होल कैसे बिहेव करता है, एक फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ne is equal to the number density of holes NH। number density means number per unit volume। Number density of free electrons means number of free electrons per unit volume। Number density of holes means number of holes per unit volume। और क्योंकि जब एक बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेगा, इसलिए जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें रूम टेम्परेचर पे दोनों डेंसिटीज इक्वल होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की भी और होल्स की भी, जिसको हम Ne और NH से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको Ni भी लिखते हैं, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स या इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल भी मूव करते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो मूवेबल चार्ज नहीं होता है, होल्स भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही मूव करते हैं। तो होल कैसे मूव करता है सेमीकंडक्टर में, इसको समझते हैं। सपोज देयर इज ए होल एट साइट 1 एज शोन इन द फिगर। साइट 1 पर यहाँ पर एक होल है, और ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो यहाँ पर होल प्रोड्यूस होता है, a vacancy of electron। Then electron from the covalent bond at site 2 may jump to the vacant site 1, and thus after such a jump the hole is at site 2 and site 1 has now electron, and therefore hole has moved from site 1 to site 2। साइट 1 पे यहाँ पे होल था, ये जो साइट 2 पे कोवेलेंट बॉन्ड है अगर ये ब्रेक होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो साइट 2 से साइट 1 पर यहाँ पर पहुंच जाएगा इस होल में, और ये जो होल है यहाँ क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है तो होल कहाँ क्रिएट हो गया, साइट 2 पर। ये जो इलेक्ट्रॉन साइट 2 से साइट 1 पे मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ये वाला होल फिलअप हो जाता है साइट 1 का, और साइट 2 पर होल क्रिएट हो जाता है, या हम कह सकते हैं जो होल है वो साइट 1 से 2 की तरफ मूव कर गया है। द इलेक्ट्रॉन
ओरिजिनली सेट फ्री इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ होल मोशन। ये जो होल मूव कर रहा है इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेट हुआ था ये इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स completely independently as conduction electron and gives rise to an electron current when electric field is applied। जो होल का मोशन हुआ है इसमें जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन था ये इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली मूव करता है और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली मूव करेगा और करंट प्रोड्यूस करेगा जिसको हम इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं और IE से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो होल्स हैं ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और एक करंट प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम IH से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज कॉल्ड होल करंट। तो टोटल करंट जो सेमीकंडक्टर में होती है इट इज अ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट IE एंड द होल करंट IH, या हम कह सकते हैं टोटल करंट इज इक्वल टू IE प्लस IH। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो होल्स हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं और दोनों करंट्स का सम दैट इज द टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर। Apart from the process of generation of conduction electrons and holes, a simultaneous process of recombination occurs in which electrons recombine with the holes। ये जो हमने देखा है कि जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से राइज होता है यानी कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो पेयर है वो जनरेट होता है। हमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं और होल्स भी मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकम्बिनेशन भी होता रहता है। जैसे हमने देखा कि साइड 2 से यानी कि नेबरिंग साइड से जो इलेक्ट्रॉन है वो जो पास वाला होल है उससे कंबाइन हो जाता है और होल की पोजीशन चेंज हो जाती है। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेशन of electrons and holes is equal to the rate of recombination of charge carriers, that is electrons and holes. An intrinsic semiconductor behaves like an insulator at T is equal to 0 Kelvin as shown in the figure। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बहुत कम है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तो उस केस में सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स इंटैक्ट रहेंगे, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा या सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड में ही होंगे। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इट मीन्स सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? लाइक एन इंसुलेटर, कोई कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। बट एट टेम्परेचर्स ग्रेटर देन 0 K the thermal energy excites some electrons from the valence band to the conduction band। अगर टेम्परेचर बढ़ता है 0 K से तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड है उससे कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। Thus, these thermally excited electrons occupy the conduction band and therefore energy band diagram will be as shown in figure। तो सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है अगर 0 केल्विन पे बनाएंगे एब्सोल्यूट जीरो पे तो क्या होगा? इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो 0 K से ज़्यादा होगा तो हम क्या देख रहे हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर गए हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गई हैं, तो वैलेंस बैंड में अकॉर्डिंगली 4 होल्स जो है वो क्रिएट हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे कंडक्शन बैंड में कॉरेस्पॉन्डिंगली उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड पीएन जंक्शन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।